हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका शुक्ला और आप देख रहे हो एस्पिरेंट्स अड्डा बाय पीएस। अगर आप ये वीडियो एग्जाम से जस्ट पहले देख रहे हो तो सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनो कि अब आपको घबराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि अब एग्जाम इज ऑन योर हेड। तो इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट 1 से यूनिट 10 तक के सिर्फ वही पॉइंट्स रिवाइज करेंगे जो एग्जाम हॉल में आपको याद होना इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो नए सिरे से पढ़ने के लिए नहीं है। ये वीडियो है कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए, क्लैरिटी के लिए और काम माइंड के साथ पेपर देने के लिए। मैं चाहती हूँ कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और आप अपना पेपर 1 स्टार्ट करो तो आपके दिमाग में एक लाइन आए, ये मैंने रिवाइज़ किया है रिसेंटली। हम हर यूनिट को सिंपल लैंग्वेज में वन लाइनर कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ेंगे ताकि टाइम भी बचे और मार्क्स भी हमको मिले। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शांति से पेन पेपर के बिना सिर्फ सुन के रिवाइज़ करना है क्योंकि लास्ट मोमेंट है, रिविज़न दिमाग में होता है, नोटबुक में अब नहीं होता है। एंड तक बने रहना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पेपर 1 का सबसे इजी और स्कोरिंग यूनिट कौन सा है, तो मेरे हिसाब से ये है टीचिंग एप्टीट्यूड। और अच्छी बात ये है कि इस यूनिट में जितनी भी चीज़ें हैं इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कुछ बहुत डिफ़िकल्ट हो या कुछ समझ के बाहर हो। तो पहला टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ईजी है और इसको हम ऐसे समझेंगे कि टीचिंग के 3 लेवल हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। मेमोरी लेवल में हम सिर्फ रटते हैं कि मुझे कोई चीज़ याद करनी है, ये सबसे बेसिक लेवल होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है जब हम चीज़ों का मतलब समझने लगते हैं। जिन चीज़ों को हमने रटा उन चीज़ों का अब हम मतलब समझने लग गए हैं। यहीं से हमारी चीज़ें आती हैं जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, आंसर्स को फॉर्म करते हैं, डिस्कशन करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अब ये दोनों तो हमारे हो गए बेसिक लेवल्स। उसके बाद आता है हमारा हाईएस्ट लेवल, जिसका नाम है रिफ्लेक्टिव लेवल। जब मैंने किसी चीज़ को याद कर लिया, उस चीज़ को समझ लिया, उसी के बाद मैं उस पूर्व अर्जित ज्ञान से मैं आगे कोई डिसीजन बना सकती हूँ, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, एनालिसिस कर सकती हूँ। तो ये है हमारे 3 बेसिक मेमोरी लेवल्स। इसमें एमसीक्यू बनता है कि सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा होता है, कितने लेवल होते हैं, बेसिक लेवल कौन सा होता है। तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक बन जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज टीचिंग वर्सेस लर्निंग। टीचिंग वो है जो टीचर करता है, लर्निंग वो है जो कि स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाती है। दैट्स इट। बहुत डीप में हम पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। बस आप इतना जान लीजिए कि टीचिंग एक प्लान्ड प्रोसेस है। फिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ब्लूम्स ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स, लर्निंग सिर्फ याद करना नहीं था। लर्निंग के 3 लेवल में डिवाइड किया उसने। एक था कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड वाज अफेक्टिव, थर्ड वाज साइकोमोटर। बहुत ही इजीली अगर हम इसको समझें तो कॉग्निटिव का मतलब होता है जब हम अपना दिमाग लगाते हैं। अफेक्टिव का मतलब होता है जब हम इमोशंस को भी इन्वॉल्व करते हैं, मतलब हमारा एटीट्यूड, हमारी वैल्यूज, हमारा इंटरेस्ट, हमारे इमोशंस। फिर आती है साइकोमोटर डोमेन, जब हम अपने एक्शन से, जिसमें हम अपने हाथ पैर हिला रहे हैं, हम अपने अ, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको हम साइकोमोटर डोमेन बोलते हैं। कॉग्निटिव डोमेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। फिर आता है हमारा टीचिंग मेथड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। एक्चुअली इसको भी जितने भी टॉपिक्स हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा टीचर वो होता है जब वो सिचुएशन के साथ अपने बच्चों की नीड्स को समझे और उनके हिसाब से टीचिंग मेथड्स को यूज़ करे, लाइक लेक्चर मेथड, डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट। गलत जगह पे गलत बच्चों को गलत मेथड से समझाएंगे, उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा। लर्नर सेंटर मेथड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं जहाँ पे हम लर्नर्स को सेंटर पे रखते हैं कि मेरे बच्चे क्या चाहते हैं, मैं उस हिसाब से अपनी टीचिंग को मॉडिफाई करूँ। उसके बाद आती है हमारी इवैल्यूएशन टाइप। यहाँ पे इवैल्यूएशन का मतलब फेल या पास नहीं है, इसका मतलब है समझना। इवैल्यूएशन को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव। फॉर्मेटिव होता है टीचिंग के दौरान,
जब मैं पढ़ा रही हूँ, उस वक़्त अगर मैं अपनी पढ़ाई को एनालाइज़ करूँ कि मैंने कैसा पढ़ाया है, वो होगा मेरा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और अगर मैं एंड में करूँ समेटिव, इसमें मैं देखूँगी कि मैंने कैसा पढ़ाया है, कि मेरे बच्चों को कुछ समझ आया भी है कि नहीं। जब मैं उनके एग्ज़ाम्स लूँगी, जब मुझे उनके मार्क्स दिखेंगे, तो बेसिकली ये होते हैं इवैल्यूएशन के टाइप्स। तो ये थी हमारी यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यूनिट 1 टफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हो तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पक्के हो सकते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड के 2 वीडियोस आपको इन दोनों टॉपिक्स की ऑलरेडी मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जिसमें बहुत ही इजीली पूरी प्रोसेस समझाई है विद एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस आल्सो। हाइपोथेसिस पे तो एक पर्टिकुलर वीडियो ही पड़ा हुआ है, आप इसको ज़रूर देखिए। अब आते हैं वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स का मतलब होता है जिन पॉइंट्स पे हमारी रिसर्च हो रही होती है। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ये 2 पॉइंट्स होते हैं, ये आपको याद करने हैं। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में डिफरेंस क्या है? डिपेंडेंट को हम चेंज कर सकते हैं, डिपेंडेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। मोर यू स्टडी, मोर मार्क्स यू विल गेट, मोर यू स्कोर। ओके, तो अब यहाँ पे स्टडी इंडिपेंडेंट है और स्कोर डिपेंडेंट है, क्योंकि स्कोर डिपेंडेंट है स्टडी पे। जितना ज़्यादा मैं पढ़ूंगी मेरे मार्क्स उतने ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। तो बेसिकली कितना मैं स्कोर करूंगी ये डिपेंड करता है कितना मैं पढ़ूंगी। समझ आया होगा आपको। उसके बाद आता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब है जब हम रिसर्च करते हैं और हमारा सब्जेक्ट या हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो इकट्ठा पूरी पॉपुलेशन पे रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम उनके छोटे छोटे से सैम्पल्स लेते हैं और उन पे जो भी हमारा रिजल्ट निकलता है उसके बेसिस पे हम इस पूरे ग्रुप को रिकॉग्नाइज करते हैं। सैम्पलिंग के टाइप्स हैं, उनके क्वेश्चंस आते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इनके क्वेश्चन सच में बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, रिसर्च एथिक्स। रिसर्च सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होनी चाहिए, इसीलिए हम पढ़ते हैं रिसर्च एथिक्स। जैसे कि हमको डेटा को मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी होगी, प्लेगियरिज्म को अवॉइड करना होगा। प्लेगरिज्म मतलब कहीं से मैंने उठाया कहीं पे छाप दिया, ठीक है। ऐसे रिसर्च का क्या मतलब जहाँ पे मैं कोई भी चीज़ कॉपी कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा रिसर्च एथिक्स। मेन पॉइंट्स थे आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के। और अगेन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप रिसर्च प्रोसेस हाइपोथेसिस का वीडियो ज़रूर देखें। हमारी थर्ड यूनिट है कम्युनिकेशन। अब इसमें पूछा जाता है, जैसे इसमें मेनली पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स क्या हैं। तो उसमें हमारे आते हैं सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक। सेंडर होता है जो मैसेज को भेजता है, मैसेज जो बात मैंने भेजी है, मेरा संदेश जो भी था। चैनल, चैनल मीन्स मीडियम हमारा क्या होगा, मैंने किस तरीके से ओरली भेजा है, रिटर्न में भेजा है, ऑनलाइन भेजा है। रिसीवर जो मेरे मैसेजेस को सुनेगा और उसके बाद फीडबैक देगा। तो ये हमारे 5 बेसिक एलिमेंट्स। इनकी प्रोसेस भी हमको याद रखनी है, इस तरीके से किस तरीके से ये जाता है, अरेंज करने का कई बार आ जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ नॉइसेस। ये बहुत रिपीट होता है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। अब देखिए, नॉइस का मतलब सिर्फ आवाज़ करना नहीं होता है, जो भी चीज़ मैसेज को डिस्टॉर्ट करे उसको हम नॉइस बोलते हैं। ये टाइप्स क्या होते हैं? फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सिमेटिक, मैकेनिकल। फिजिकल नॉइस का मतलब होता है किसी भी फिजिकल मीडियम से अगर आवाज़ आ रही हो, कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और पीछे कोई बर्तनों में खन 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 कर रहा है, तो वो हमारे लिए एक नॉइस है, तो दैट इज़ फिजिकल नॉइस। साइकोलॉजिकल नॉइस में आता है मेरे दिमाग में अगर स्ट्रेस है, टेंशन है, ठीक है। सेमेटिक नॉइस होती है जब हम इतने डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज़ करने लग जाते हैं कि सामने वाले के लिए समझना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर आती है हमारी लास्ट है मैकेनिकल नॉइस। मैकेनिकल नॉइस में आते हैं नेटवर्क इशू, माइक का काम नहीं करना, साउंड ख़राब हो जाना, मोबाइल ख़राब हो जाना, कोई भी मीडियम जिसके थ्रू मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ वो ख़राब हो जाए अगर, तो ये हो जाएगी हमारी मैकेनिकल नॉइस। ये एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक है, इसको प्लीज़ पढ़ लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और इसको आपको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसके बाद है बैरियर्स। अब बैरियर कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली जब कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता है तो वहाँ बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स भी 4 टाइप के ही माने जाते हैं। दे आर लाइक लैंग्वेज बैरियर, इमोशनल बैरियर, कल्चरल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर।
बैरियर रिमूव करेंगे तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। द फोर्थ टॉपिक इज क्लासरूम कम्युनिकेशन। टीचर सिर्फ बोलता नहीं है, वो कनेक्ट करता है बच्चों से। ये हमेशा एक टू वे कम्युनिकेशन होता है जिसमें हमारी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए और उनके फीडबैक्स को पॉजिटिवली लेना चाहिए। अब सीधी सी बात है, क्लासरूम में जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा लर्निंग उतनी ही बेहतर होगी। इस यूनिट में रटने जैसा देखिए कुछ भी नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके टर्म्स से ही क्लियर हो जाएंगी, तो आपको बस एक बार पढ़ना है, एग्जाम्पल्स को बहुत शांत मन से समझना है और आपसे ये हैंडल हो जाएगा। अब आती है यूनिट 4, मोस्ट फैक्चुअल यूनिट। लेकिन बात यह है कि डायरेक्ट फैक्ट्स भी हैं, तो डायरेक्ट मार्क्स भी इस यूनिट से सबसे ज़्यादा मिलता है। इसमें हमको पढ़ना होगा कमिटीज़, कमीशंस। जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड कमिटीज़ आई हैं उनको आप एक बार गूगल पे डाल के सर्च कर सकते हैं, उनको पढ़ लीजिए। कोठारी कमीशन 1964 में आई थी। राधा कृष्णन कमीशन 1948 में आई थी। राधा कृष्णन कमीशन ने यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस किया था, जबकि कोठारी कमीशन ने इक्वल एजुकेशन 10+2+3 पैटर्न पे फोकस किया था। ये इनकी बेसिक रिकमेंडेशंस थी। अब एग्जाम में क्या होता है, कई बार मैचिंग ईयर्स आ जाती हैं या फिर ईयर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कोठारी कमीशन किस ईयर पे आई, उनकी रिकमेंडेशंस क्या थी। तो ये आपको एक एक बार पढ़ना होगा। अभी भी है, एक हफ्ते का टाइम है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये जितने भी हैं इन सब की आपको डेट्स, इनके फंक्शंस और इनके गोल्स क्या हैं ये आपको करना होगा। अब NEP 2020 फ्यूचर एजुकेशन की बैकबोन है, तो ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। NEP के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जिसमें से स्किल बेस्ड लर्निंग है। पहले क्योंकि स्किल पे ज़्यादा फोकस नहीं होता था पढ़ाई में, मदर टंग पे एम्फेसिस है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको एक एक बार पढ़ने हैं। मुझे ये लगता है कि इस यूनिट में इन सभी टॉपिक्स को आप एक बार गूगल पे डालिए और जो भी आपको फर्स्ट सर्च में होम पेज में आ रहा है आप उतनी चीज़ें पढ़ लीजिए। अभी रिसेंटली इनके चेयरमैन कौन है ये सब आपको याद करना होगा। अब अगली यूनिट को तो हम लोग स्किप करेंगे बिकॉज इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं। बट हाँ, फिर भी मैं कहूँगी कि सिलॉक्स को स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोडिंग डिकोडिंग, ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में हर बार इनके क्वेश्चंस मिलते ही हैं। और अगर आप लास्ट मोमेंट पे इनको पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, या फिर अगर आपने कर लिया देन वेल एंड गुड। बहुत ज़्यादा डीप में मत सीखिए, लेकिन ऊपर ऊपर से अगर आपको कोई वन शॉट वीडियो दिख जाए और आपके पास टाइम हो तो आप इनको बिल्कुल देख लो। अब आती है हमारी लॉजिकल रीजनिंग, जिसका पहला टॉपिक है इंडियन लॉजिक्स। सबसे ज़्यादा इसमें प्रमाण के क्वेश्चन बनते हैं। अब प्रमाण में हमको क्या याद रखना है, प्रमाण के 4 टाइप्स हैं, टाइप्स बोलूँ या कंपोनेंट्स बोलूँ, जिसमें से है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब इसको हम समझें तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जो हम देख सकते हैं। अनुमान का मतलब होता है जो हम अंदाज़ा लगाते हैं। उपमान होता है कंपैरिजन और शब्द होता है टेस्टिमनी। देखिए एक एग्जांपल से समझिए कि किसी पहाड़ पर कोई कहीं से धुआं निकल रहा है, तो मैं क्या मानूंगी, हम बोलेंगे उस धुएं को देख के, प्रत्यक्ष उस धुएं को मैंने देखा और मैंने अनुमान लगाया कि वहां पे आग लगी होगी। और मैंने वो अनुमान किस बेसिस पे लगाया, मैंने पहले भी ऐसी सिचुएशन देखी है जिस पे धुआं निकल रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे आग लगी होती है। तो अपने उसी पुराने नॉलेज से मैंने कंपेयर किया, उपमान लगाया और मैंने क्या बोला कि वहाँ पे आग लगी है। तो बेसिकली यही होता है हमारा इंडियन लॉजिक में प्रमाण का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है एजम्पशंस। अजम्पशन से आप समझ सकते हैं कि हमने कोई चीज़ अज्यूम करी है, ठीक है। अजम्पशंस इम्प्लिसिट होते हैं और ये स्टेटमेंट के साथ लॉजिकली लिंक होते हैं, वैसे ही जैसे कि मैंने कोई चीज़ देखी और मैंने अज्यूम किया, ओके। उसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट। यहाँ आर्ग्यूमेंट का मतलब लड़ाई से नहीं होता है। एग्जाम में आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है मेरा रीज़न प्लस कंक्लूजन। अब मेरा एक कोई भी आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब वो लॉजिकल होगा और प्रैक्टिकल होगा। वीक आर्ग्यूमेंट कब होगा, जब वो इमोशनल होगा या इलॉजिकल होगा। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कौन सा है, तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, रिलैक्स होकर सोचना है कौन सी बात है जो ज़्यादा लॉजिकल है और ज़्यादा प्रैक्टिकल है।
क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट भी हमको वो सही लग रहा होता है, बट हमको इमोशंस में नहीं जाना है। ओके, उसके बाद आती है एनालॉजीज। अब एनालॉजीज का मतलब होता है रिलेशन। जैसे अगर टीचर लिखा हुआ है, उसके आगे दे देगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देगा डॉक्टर, यहाँ पे हो गया पेशेंट। ठीक है, हमको ये मतलब पेशेंट नहीं दिया होगा, ऑप्शंस होंगे, वो चूज करना होगा कि जिस तरीके से टीचर स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो वैसे ही डॉक्टर किससे रिलेटेड है। तो हमको ऑप्शन पे ये बहुत ही ईजी होते हैं, ये सब आपको फ्री के नंबर देते हैं। और याद क्या रखना है हमको कि रिलेशन सेम होना चाहिए दोनों में। ओके, फिर आती है हमारी सीरीज। सीरीज का रूल सिंपल है, आपको पैटर्न देखना है, बस आपको इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही कामली और लॉजिकली हैंडल करना है। ये सारी यूनिट्स आपको फ्री के मार्क्स देते हैं, बस आप बहुत ही सीरियस होके काम होके सोचिएगा, आंसर्स उन्हीं चार ऑप्शंस में ही छुपा होता है। अब आईसीटी और डीआई वो यूनिट्स है जहाँ पे मतलब डर सिर्फ नाम का होता है, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लगते हैं। जैसे आईसीटी टूल्स हो गए, आईसीटी टूल्स का मतलब होता है टेक्नोलॉजी जो टीचिंग और लर्निंग को ईजी बनाती है। हम सब आज यूज़ कर रहे हैं, हम सब की पढ़ाई ऑनलाइन ही हो रही है, तो हम हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, स्मार्ट क्लास, ई लर्निंग, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, और ये एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और ये आपको बहुत आसानी से बन जाएंगे। उसके बाद होता है MOOC, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, एंड देन इट इज स्वयं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री और लो कॉस्ट कोर्सेज करवाता है, जिसमें आप कहीं पे भी बैठ के कुछ भी पढ़ सकते हैं जो भी आप चाहो। और स्वयं इंडिया का एक तरीके से मोक प्लेटफॉर्म है। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने वाला प्लेटफॉर्म है स्वयं। इसी में स्वयं प्रभा भी है, स्वयं पोर्टल भी है। आपको इनको सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस पक्का बनते हैं। फिर आती है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपल मतलब है डेटा इंटरनेट पर स्टोर करना, अपने फ़ोन की मेमोरी की जगह। ओके, ये तीन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इस टाइम हम सब इनको जानते हैं। तो अगर आपको ऑप्शंस में दिखते हैं तो आप एटलीस्ट एलिमिनेट कर सकते हो कि कौन सा है कौन सा नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डीआई। इसमें थोड़ी बहुत मैथ आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। डीआई में आपको कैलकुलेशन से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में खेलना है। परसेंटेज, रेशियो, कंपैरिजन, इन सबको मिला के आपका डीआई सॉल्व हो जाता है। रफ कैलकुलेशन से काफ़ी हद तक आपका ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। बस आपको शांति से ऑब्जर्व करना है। जब इन सब के क्वेश्चंस हमारे सामने होते हैं ना, तो हमको ऐसा फील होता है कि ये बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है, तो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल पे नहीं लेके जाना है। बहुत इजी सारे क्वेश्चंस आप पढ़िए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, आपसे आराम से हैंडल हो जाएंगे। तो अब हम फाइनल यूनिट पे आ गए हैं, जो कि यूनिट 9 और 10। तो हमारी यूनिट 9 और 10 एक्चुअल यूनिट्स हैं। अब हम सबसे पहले एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं, MDG और SDG। MDG 2000 से 2015 तक चले हैं, और 2015 से 2030 तक हमारे SDG चल रहे हैं। SDG 17 है। ओके, और अभी भी ये रनिंग है। अब एग्ज़ाम में आपको इनका ईयर पूछ सकता है, इनका फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर इनके कितने और SDG कितने हैं ये पूछ सकते हैं। कौन सा SDG किस लेवल पे है, कौन सा SDG किस नंबर का है, लाइक SDG 1 क्या कहता है, SDG 2 क्या कहता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। बट अगर आप याद नहीं है तो आप लास्ट पॉइंट पे उनको याद करने पे बिल्कुल भी फोकस मत करिएगा। अगला टॉपिक है पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। इसमें सबसे ज़्यादा कॉज इफेक्ट के क्वेश्चंस बनते हैं। पॉल्यूशन के टाइप्स क्या हैं, पॉल्यूशन के वेरिएंट्स क्या हैं, ये क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट दिख जाएंगे, जो कि आपको बन भी जाएंगे। फिर है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस का रोल याद करना है, कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस के कंपोजिशन में आती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन का क्या रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। लाइक ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन, इन सब से रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल्स हुए थे, लाइक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब आपको याद होने चाहिए। फिर लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG से ही रिलेटेड है। ओके,
अब प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर नीड्स, इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके 3 पिलर होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल। ये आपको याद रखना होगा बिकॉज ये एक डायरेक्ट एमसीक्यू है। अगर आपने ये वीडियो शांति से एंड तक देखा है तो मान लो आपका पेपर 1 ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब इस टाइम पे आप कोई नई बुक नहीं उठानी है, ना किसी से कंपेयर करना है, ना ही खुद पर डाउट करना है। आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है कि यहाँ पे कि इस एग्ज़ाम में आप फेल नहीं होते हो, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ओके, और आपने मेहनत की है और मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। आप सब क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट में हो और पॉजिटिव रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको इनमें से किसी भी वीडियो पे अगर एग्ज़ाम के पहले एक क्विक या शॉर्ट रिवीजन वीडियो चाहिए या किसी भी टॉपिक पे आपको डिफ़िकल्टीज आ रही है तो आप उसको बताइए, हम उस पे एक बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए एक इजी क्रिस्प वीडियो बना के आपको अवेलेबल करवाएंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज स्मार्ट, स्टे काम, यू विल क्लियर JR एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।